मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मेरे बच्चों, जब से एग्जाम्स के पैटर्न बदले हैं, तो जो टॉपिक मैं आज कराने जा रहा हूँ, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, DI बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसे। इस टॉपिक से बहुत छोटे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें बड़ा सवाल देगा तो आपको करने में समय लगेगा। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक इससे पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको जानकारी पूरी तरीके से बेसिक होनी चाहिए कि मतलब क्या है, क्या क्या उसकी वैल्यू है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, हम DI स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। आप सबसे उम्मीद है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी से सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, DI के टाइप क्या क्या है, अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो DI जो है, एक तो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, एक तो होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी इस तरह से हम टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट कर दें कि भाई 11th क्लास में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां, टोटल बच्चे, BA फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कितने बच्चे, कितने लड़कियां, ये सब, ये टेबुलर डाटा हो गया। दूसरा है मेरे बच्चे, उसी टेबुलर डाटा को हम डायग्राम के रूप में समझाते हैं। कैसे समझा सकते हैं? डायग्राम के रूप में समझाते हैं। यानी आंकड़े जो होते हैं उनको प्रस्तुत करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं सीधा सीधा टेबल दिखा के, या फिर हम उन पे उन आंकड़ों के आधार पर एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के आधार पर चीजें समझाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो अब हमें चर्चा ये करनी है कि टाइप्स ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, कि भाई जो डायग्राम्स होते हैं उनको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहली होती है ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम होता है। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव होता है। और तीसरा होता है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो जब भी हम चीजों को डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो कुल मिलाकर मोटे तौर पे ये तीन तरीके ही शामिल होते हैं, तीन तरीके ही शामिल होते हैं। अब बार ग्राफ क्या है, बार डायग्राम क्या है, पाई डायग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पॉलीगन क्या है, ओजाइव क्या है, टाइम सीरीज ग्राफ्स क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स क्या है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, जिस पर हमारे पेपर में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, यूपी सी सेट हो, UPSC सी सेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ये बेसिकली टॉपिक 9th-10th का टॉपिक है, ठीक है। 10th में अच्छे लेवल पे आता है, उसका अगर आप स्टैट्स पढ़ेंगे तो स्टैट्स में ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे रखी होती हैं। लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे, इनमें से वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वही चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, बार डायग्राम की, जैसे बताया ना यहाँ पे, बार डायग्राम कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन, परसेंटेज बार डायग्राम, ये सब कहानी बाद में समझाऊंगा। ये सिंपल बार डायग्राम के एग्जांपल लिया, लेकिन ये जब मुझे समझाना होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ये हिस्टोग्राम है, ये हो जाए। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पाई डायग्राम है। बहुत सारी जगह आप इसे पाई चार्ट के नाम से समझते होंगे, पाई चार्ट। तो अब आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में कि आज हम पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर मेजरमेंट होता है, एक सर्कल होता है, और सर्कल के अंदर उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की जाती है, उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, और मैं कह रहा हूं भाई दो, एक शहर है, शहर में दो भाषाएं बोली जा रही हैं, इंग्लिश और हिंदी। जो इंग्लिश है वो बोली जा रही है 30%, और जो हिंदी है वो बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 70%। 70%। इंग्लिश 30%, हिंदी 70%। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यार ये तो सर्कल है, और अगर ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सर्कल है, देखिए आप बार बार फालतू कमेंट करेंगे, उठा के ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो मत करिए, काम के कमेंट करिए। तो मेरे बच्चे, ये जो है सर्कल है। अब सर्कल और परसेंटेज में डिफरेंस है। परसेंटेज 100 पे रिप्रेजेंट होती है, जबकि सर्कल जो रिप्रेजेंट होता है वो 360 डिग्री पे रिप्रेजेंट होता है। सर्कल जो रिप्रेजेंट होता है मेरे बच्चे 360 डिग्री पे रिप्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं सेंटर की, तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है, और ये जो घूमता है ये पूरा 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री घूमता है, ये पूरा 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों घूमता है। हाँ जी, तो ये एंगल बनाता है 360 डिग्री। क्या बनाता है? एंगल बनाता है 360 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी डाटा को जब हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस बात पे चर्चा करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल बच्चे कितने हैं? तो आप कहेंगे 100%। यानी इन 100% बच्चों को मुझे रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। किसमें रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चे? पाई चार्ट में। और 100% बच्चों को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो पाई चार्ट में पूरा रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। आपने कहा जी हाँ। तो 360 डिग्री 100% बता रहा है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री बटे 100, यानी 3.6 डिग्री। इसका मतलब 1% जो कोण बनाएगा वो 3.6 डिग्री बनाएगा। 1% जो कोण बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3.6 डिग्री बनाएगा। अब मैं आपको कहूं कि भाई 30% कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30% बनाएगा 30 गुना 3.6 डिग्री, तो 36 दिए 108 डिग्री का। मेरे बच्चे मैं कहूँ 70 डिग्री कितना, 70% कितना कोण बनाएगा, तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री, तो 70% की वैल्यू कितनी? 7×42, 7×21 और 4×25, 252 डिग्री। अब मेरे बच्चे, हमने क्या करना है, हमने ये कोई लाइन खींच ली इसके अंदर रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, अब इस रेडियस का कमाल करेंगे। क्या कमाल करना है सर इसमें, कि अब हमने ये देखना है कि यहां से
कितने डिग्री मेरे बच्चे? 108 डिग्री। 108 डिग्री कहां पे पूरा होता है वो एंगल देख लेना, डी से माप लेना। जहां 108 डिग्री हो रहा है वहां ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो ये कोण जो आया मेरे बच्चों, ये आया 108 डिग्री। और ये 108 डिग्री जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंग्लिश को। इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी और होता तो और कौन बनाते, लेकिन बाकी जो कौन बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बच गया? तो आप कहेंगे 252 डिग्री। 252 डिग्री बच गया। तो ये जो 252 डिग्री आया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हिंदी को। ये मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को। अब क्या होता है, छोटी क्लासों में हम इसी को कलरफुल बना देते हैं। कैसे कलरफुल बनाते हैं वो समझिए। ये बना दिया इंग्लिश का, ठीक है जी। वहीं अगर मेरे बच्चों हम इसे उसमें बनाएं, ये बना दिया मैंने हिंदी का। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों मेरा पाई चार्ट। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा क्या बन गया? पाई चार्ट। क्या मेरी बात से सहमत है? बहुत ज्यादा। एक पाई चार्ट और बनाइए। मैं आपको कह रहा हूं एक क्लास है, क्लास है एसएससी की, और इस क्लास में बायो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं 20। फिजिक्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 10। केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं 5। हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं 15। मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 80। इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 20। और क्या रह गया? 100 और 20 40 और 10 50 150। और क्या सब्जेक्ट रह गया? रीजनिंग। रीजनिंग पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30। ठीक है जी। ये एक क्लास है एसएससी की, एक कोचिंग है। इस कोचिंग में एसएससी में टोटल इतने बच्चे हैं, इसमें से बायो में 20 पढ़ रहे हैं, इसमें इतने 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 पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि इन्हें पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करिए। पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये सवाल है। आप कहें क्या हमसे पाई चार्ट रिप्रेजेंट कराएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कराएगा। लेकिन वो बनता कैसे है, अगर हम इस बात को तसल्ली से समझ गए तो उसके बाद किसी भी सवाल में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा दावा आपके साथ। आइए आइए देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे दो बात समझनी है कि भाई ये जो है ये 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सवाल में टोटल बच्चे अगर मैं देखूं तो देखो 5 और 5 10 की जीरो, हसल 1 3 और 1 4 2 6 6 और 8 14 14 और 1 15 15 और 1 16 16 और 2 18 180 डिग्री। 180 बच्चे, तो 180 स्टूडेंट हैं। और मेरे प्यारे बच्चों 180 स्टूडेंट को मुझे निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पे? 360 डिग्री पे। क्योंकि पाई चार्ट में निरूपित करूंगा तो 360 डिग्री होगा। हाँ जी। तो भैया एक स्टूडेंट को कितने पे रिप्रेजेंट करूंगा? 360 बटे 180 एंड दैट विल कम टू 2 डिग्री। तो एक स्टूडेंट जो है 2 डिग्री। एक स्टूडेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 2 डिग्री। अगर मेरे बच्चों एक स्टूडेंट 2 डिग्री है तो विश्वास करिए मेरी बात पे, अब हमें यहां से कहानी घुमाते ले जाना है। कैसे वो समझाता हूं भाई। एक स्टूडेंट 2 डिग्री, तो बायो का कितना बन गया भाई? मान जा बायो का कितना बन गया भाई? 20 दूनी 40 डिग्री। इसका 20 डिग्री, क्योंकि एक बच्चा 2 डिग्री बना रहा है तो 10 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री। अब मेरे बच्चों जब रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो ऐसे ही करना भाई। 40 डिग्री ये वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये 40 हो गया। फिर है 20 डिग्री, ये छोटी बना देते हैं। फिर है 10 डिग्री, ये और छोटी बना देते हैं। फिर है 30 डिग्री, ये बड़ी बना देते हैं। ठीक है, 40 20 10। फिर मेरे भाई एक 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री यहाँ बना दिया। ठीक है जी, डी से माप के बनाएंगे। फिर एक 40 डिग्री और एक 60 डिग्री। ऐसे हमने कौन बना दिए कि हम कहेंगे जी ये 40 डिग्री का है, ये हो गया बायो का। ये 20 डिग्री का है, ये हो गया भैया फिजिक्स का। ये 10 डिग्री है, ये हो गया केमिस्ट्री का। ये मेरे बच्चों 30 डिग्री है, ये हिस्ट्री का। फिर 80 डिग्री है, ये हो गया भैया मैथ का। फिर 40 डिग्री है, ये हो गया इंग्लिश का। और फिर है मेरे भाई 60 डिग्री, ये है रीजनिंग का। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पाई चार्ट बनाएंगे, अलग अलग ग्राफ में अलग अलग रंग बना दें। हाँ जी। ओहो मैथ में गड़बड़ कर दी, 80 बच्चे थे तो डबल होना था, सॉरी 160 डिग्री, माफ करिएगा। तो यहाँ 160 लिखना है, सही से बना देना डीवी नाप नूप के प्रॉपर। ठीक है जी। किसी भाई को दिक्कत है? ये मेरे प्यारे बच्चों पाई चार्ट का टोटल कुल मिला के खेल है, और आपके सवाल में पेपर में सबसे ज्यादा पाई चार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए पाई चार्ट के एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं जो पेपर में आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से रगड़ेंगे, है ना, बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे। आइए, बिल्कुल बेसिक से उठाए हुए सवाल है। कहता भैया एक हॉस्टल में विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई है, डेटा को पाई चार्ट में प्रस्तुत करें। तो पाई चार्ट में बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 72। तो 72 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री। आप कहेंगे हाँ, तो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा 360 बटे 72 यानी 5। तो एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 चौक 20 डिग्री इसका बनेगा, 35 डिग्री इसका, और ऐसे ही 5 से गुना करते रहे। इन सबके कोण आ जाएंगे, उसके बाद सबको बनाना आसान होगा। जी सलोनी, रिया, सौरभ, भारतेंद्र, तुलसी, अभिषेक, तौसिफ से पढ़ाई पे ध्यान दो। आप सबके कमेंट आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, बहुत आसानी से कर लेंगे। सेम यही सवाल है, ठीक है। कह रहा है जुलाई 2004 के महीने में गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 नीचे दिए गए विभिन्न मदों पर खर्च किया। दी गई जानकारी को पाई चार्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। तो भाई ये टोटल जो खर्चा है वो 7200 रुपए है। तो 7200 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों किसको?
360 डिग्री को, क्योंकि पाई चार्ट में 360 डिग्री होगा। तो 1 रुपया होगा 7200 बटे में, तो 1/20 डिग्री। इसका मतलब 1 रुपया जो है वो 1/20 डिग्री को निरूपित करेगा। अब जहां जहां वैल्यू कर देंगे और ऐसा करने के बाद फिर आपके पास डिग्री वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये भी बच्चा आपने घर पे कर लेना है, ये प्रैक्टिस हल्की से कर लेना है। इसमें मेरे बेटे का खर्चा होगा, ये कह रहा है दिल्ली में घर निर्माण में खर्चे आए हैं, तो टोटल 100% खर्च होगा, और 100% खर्चा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे जी 360 डिग्री को। तो मेरे बेटा 1% की वैल्यू क्या भाग देगी, तो आएगी 3.6। अब हर एक को 3.6 गुना एंगल लगा और एंगल निकाल के पास से उम्मीद है पल्ले पड़े भाई। कुछ करी ध्यान करें और the population of village in 2020 was the population of village A 220, population of these 6 villages 100%। कहता है 6 गांव हैं, 6 गांव की टोटल पॉपुलेशन 100, ठीक है जी। 2020 में सारे गांवों की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी, डी विलेज कहाँ ही रहा, तो विलेज 10,500 है। तो यहाँ दिखा रहा है टाटा, आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है टाटा, वेरी गुड। अगर ये 8% है तो मेरे प्यारे बच्चों साल में कह रहा है 8% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,500 को। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, बटे 8। 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, बटे 8। हाँ जी। अब सवाल में पूछ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन ए इन 2020, कह रहा है पूरे गांव की जनसंख्या, तो पूरी जनसंख्या 100% होगी, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी। तो ये जो कैलकुलेशन करोगे मेरे आएगा आपके टोटल गांव की पॉपुलेशन, ये आ जाएगी आपके गांव की पॉपुलेशन। अब बात आती है कैलकुलेशन की, आपके पास 2 तरीके, तो 8 से भाग देते हैं कि बड़ा आसान है, काटेंगे सोल्व कर लेंगे। हाँ है ना, सॉरी व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करिए, सवाल में पूछ रहा व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2020, ये शहर की 2020 में कितनी जनसंख्या हमारी है, तो एक ही 12%, तो क्या 12 बताइए क्या होगी, की 12%। अब मेरे बच्चे सिंपल कैलकुलेशन है, सोल देंगे, कुछ पहले नहीं पड़ रहा तो आप अप्लाई कर देंगे अंदर, सर हम अप्लाई करेंगे इसमें चीज डिजिटल सम, और वहां से निकलें, या सिंपली सोल्व करें भाई 4 दूनी 8 4 3 12। अब ध्यान देना 5 और 1 6, यानी ये जो नंबर है ये भी मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग हो रहा है और ये भी 3 से, तो जो भी मेरा आंसर हो 3 गुना 3 9 से भाग होना चाहिए। तो देखो यार 7 7 14 14 और 8 22 22 और 5 27, 7 से भाग हो रहा है, 5 5 10 8 18, ये भी भाग 9 से, तो 2 ऑप्शन हो रहे हैं। यहाँ देखोगे 5 10 8 8 तेरी सारे भाग 9 से, तो भैया आपको फिर यूनिट डिजिट से सोल्व करके करना पड़ेगा, सारे हो रहे करना पड़ेगा कैलकुलेशन। आइए, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इन हेल्थ, हेल्थ पे जो खर्चा हुआ है वो कितने डिग्री का बना रहा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले टोटल खर्चा कितना है, तो भैया इलेक्ट्रिक पे 5000, इलेक्ट्रिशियन है क्या लिखा है जो भी 2000 का चाहिए, 8000 पढ़ाई पे खर्च कर दिया, हेल्थ पे 15000 और रेंट पे 20000 खर्च कर दिया। टोटल खर्चा कितना हो गया, देखो 15 5 20 8 2 10 20 40 50,000, तो मेरे भाई 50,000 रुपए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री को। तो एक डिग्री एक रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 360 बटे 50,000। हाँ जी, समझ रहे हैं, फिर से समझा, टोटल खर्चा 20 और 15 35 35 और 40,000, 40 और 10 50,000 है, 50 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, एक रुपए की वैल्यू आ जाएगी 360 बटे 50,000। अब क्या है कि स्वास्थ्य को दर्शाने वाले का केंद्रीय कोण कहते हैं, तो स्वास्थ्य को लिखा है 15, तो 1 रुपए की वैल्यू 15,000 होगी, दैट इज क्वेश्चन 3 जीरो निपटाओ, ठीक है जी। उसके बाद भैया 5 जीरो 15 36 108, तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे तो 108। हाँ जी, बहुत आसान, करिए जी। ये आसानी से निकल लो, टोटल होगा 40 10 50 और 50 100, परसेंट का 360 को, तो 1% की वैल्यू 3.6, तो 40% की वैल्यू कितना, हमसे आप आसानी से कर लेंगे। हाँ जी, तो 40 गुना 3.6, तो गुना करोगे तो आएगा 144 डिग्री। हाँ जी, और वैसे भी याद रखना 100% 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू हमेशा 3.6 डिग्री आएगी। करिए, देखिए बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 7 जिले हैं ये,
7 जिले, इन 7 जिलों की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो टोटल अगर निकालोगे तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू है मेरे बच्चों 150 करोड़। तो 1% की वैल्यू बटे 100, तो करेक्ट डी, तो ए में है 13% और डी में है 17%, तो 17 और 13 का जोड़ 30% की वैल्यू कितनी? कैलकुलेट दैट वुड बी योर आंसर 45 करोड़। आंसर देने में यकीन करिए, फालतू बकवास नहीं। सवाल मेरे बच्चों कह रहा है कि कुल मिला के अंक हैं 3000, तो रीजनिंग में कितने हैं? तो भैया टोटल 360 डिग्री 360 डिग्री प्रेजेंट कर रहा है 3000 को, तो 1 डिग्री की वैल्यू 3000 बटे 360, तो क्या रीजनिंग में तो 75 डिग्री की वैल्यू कितनी? तो भैया 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3000, तो 1 डिग्री की वैल्यू बटे 360, तो ये 75 डिग्री की वैल्यू कितनी? कैलकुलेट करेंगे मेरा आंसर। अब आंसर देने की कोशिश करें, फालतू कमेंट कोई भी ना रहे, आसानी से कर लेंगे भाई, प्रैक्टिस कर लेनी इनकी। ये जी मेरे भाई कहता है नंबर ऑफ एलिट इन डिफरेंट स्टेट दिखा रखा है। सवाल में क्या कह रहा है, ए बी और डी में निरीक्षणों की, तो यहाँ देखो ये तो 22 और 14 और 20 को जोड़ोगे तो 20 और 10 30 और 20 50 1%, और इसमें है डी में कितने मेरे बच्चे 44%। कहता है जी रेशियो निकालो, तो 4 11 44 और 11 कुल 5। अब वो कह रहा है डी से निरीक्षणों की कुल संख्या से कितना परसेंट, डी से कितना ज्यादा है, तो ये डी से कितना ज्यादा है भाई, तो ये 3 ज्यादा है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए बी सी का बन रहा है 56% और डी का बन रहा है 44, वैल्यू इसका कितना परसेंट है, तो 14 11 का कितना परसेंट निकालना, 14 11 का कितना परसेंट है। अब 14 बटे 11 को आप लिखेंगे 1 जमा 11 कम 11 3 बटे 11, और 1 बटे 11 होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, तो 9 सही है 11, तो 3 बटे 11 कितना हो जाएगा 27 सही 3 बटे 11, तो 100 तो 1%, एक की वैल्यू 100% और इसकी कितनी होगी 27, तो लगभग 127% के आसपास हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। मेरी बात समझे, इसे भाई जैसा कर रहे थे वैसे ही। अब इसको पढ़े दो पॉइंट काटते हैं। आइए मेरे चलिए ध्यान, कहता है study given part carefully and answer the following question. What amount of the fund is acquired by the school from internal sources? देखिए सवाल में कह रहा है कि स्कूल के पास जो पैसा आता है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि भाई 35% तो डोनेशन आ जाती है, 38% एक एनजीओ दे देता है, 12% गवर्नमेंट एजेंसी दे देती है और इंटरनल सोर्सेज के थ्रू 15% पैसा आ जाता है। ठीक है, कहता है उसी पैसे का स्कूल खर्च कैसे करता है, यूजेज ऑफ फंड बाय स्कूल कैसे खर्च करता है, तो स्कूल खर्च करता है 11% तो पेमेंट देता होगा, तनख्वाह देता होगा, स्कूल मेंटेनेंस में 30% खर्च आता है, रिजर्व 33% है, स्कॉलरशिप में 26% खर्च आता है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों खर्चे किए जा रहे हैं। हाँ जी, अब हम सवाल पे फोकस करते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, द एंटायर फंड सॉरी द एंटायर फाउंड दैट स्कूल गेट्स, द एंटायर फंड हो गया, द एंटायर फंड, the entire fund that school gets from different sources is equal to 10 lakh। कहता है स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड जो है वो 10 लाख रुपए के बराबर है, टोटल कुल लाके उसे जो पैसा मिला वो 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, तो देखो जी ये है पैसा कलेक्ट करके सोर्सेज पैसा कहां से है। अब एंटायर फंड स्कूल गेट्स डिफरेंट सोर्सेज वो 10 लाख के बराबर है। तो यहां अगर इन्हें देखोगे कि 100% है तो मेरे प्यारे 100% को 10 लाख, तो मेरे प्यारे बच्चों 1% वैल्यू 200, 2 जीरो से 2 जी काटो, यानी 1% जो है मेरे बच्चों वो बराबर 1000, 1% 10,000 के बराबर। अब सवाल 1% 10,000 के बराबर है तो पूछा उसने ये है विद्यालय द्वारा आंतरिक आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि अर्जित की गई, एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, तो मेरे बच्चे इंटरनल सोर्सेज से कितना पैसा एक्वायर किया 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी, अगर 1% की वैल्यू 10,000 है तो 15% की वैल्यू कितनी 10,000 गुना 15 यानी 1.5 लाख रुपए, मतलब इंटरनल सोर्सेज से स्कूल ने जो अचीव किया वो है मेरे बच्चों 1.5 लाख रुपए। हाँ ना मेरे करिए, कंफ्यूज नहीं होना सवाल में, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन मैं पिक किए जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम से आए हुए हैं।
आइए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित पाई चार्ट कक्षा 12 के अनुभाग ए बी सी डी में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या डाटा दिखाता है। मतलब ये कह रहा है कि भाई अपीयर स्टूडेंट 1800 बच्चे अपीयर हुए ए बी सी डी ई में, ऐसे बच्चे अपीयर हुए, ठीक है। और कहता है जो पास हुए हैं 1800 में से वो केवल 800 बच्चे ही पास हुए। तो 800 बच्चे जो माफ करिए जो पास हुए हैं, 800 बच्चे जो पास हुए हैं उसमें ए स्कूल में 20% पास है, बी में 30, 25, 15 और 10% बच्चे ही पास हुए। मैं लिख देता हूँ, ए स्कूल में मेरे बच्चों 20%, बी स्कूल में 30%, सी स्कूल में 25%, डी स्कूल में 15% और ई स्कूल में 10% ही बच्चे पास हुए। तो सवाल ने आपसे यह जानना चाहा मेरे दोस्त कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन सेक्शन सी, कि भाई सेक्शन सी में कितने बच्चे फेल हुए। तो इसका इलाज यह है कि पहले तो ये निकालो टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन सी, स्टूडेंट इन सेक्शन सी, कि भाई सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं टोटल, और इसमें से पास इन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में पास कितने हुए, तो वो जब घटा दोगे आप तो रिजल्ट आ जाएगा फेल इन सेक्शन सी, फेल इन सेक्शन सी, कि भाई फेल सेक्शन सी में फेल कितने हुए। यानी आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्शन सी में टोटल बच्चे कितने। तो बेटे ये बताओ ये टोटल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री को, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 बच्चों को। बहुत सुंदर भाई। तो कह रहा है कि सी में कितने बच्चे हैं, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री की वैल्यू कितनी, दैट इज माई क्वेश्चन। अब 0 से 0 18 36 5 180, 50 आएगा, 50 को 10 से गुना करेंगे 500। यानी ये बात तय हुई कि सेक्शन सी में मात्र 500 बच्चे, सेक्शन सी में मेरे पेरे 500 बच्चे, सेक्शन सी में 500 बच्चे। अब ये पता करना है कि भैया सेक्शन सी में पास कितने हुए। तो भैया पास हुए हैं 800, यहां तो वैल्यू थी डिग्री में, यहां वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में, यहां वैल्यू किसमें दी मेरे बच्चों, परसेंटेज में। इसका मतलब 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को। तो अगर 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को तो भैया 1% की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हमें पता करना है कि सेक्शन सी में कितने बच्चे पास हुए, तो आंसर है जी 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी, मेरे बेटा ध्यान दो भैया टोटल पास जो बच्चे हुए हैं 100% है, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को, तो 1% की 800 बटे 100, तो सेक्शन सी में पास कितने हुए 25%, 25% की वैल्यू कितनी है, तो 25 8 200 बच्चे। यानी सेक्शन सी में पास हुए हैं 200 बच्चे। तो भैया 500 अपीयर हुए थे, 200 पास हो गए, तो फेल होने वाले कितने रहे, 300। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन सी में 300 बच्चे फेल हो गए। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। और आप सबको ये कसम है कि कोई भी एक से ज्यादा कमेंट मत करे एक सवाल के आंसर में। आइए मेरे दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। कहता स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर द पेमेंट। कहता है भुगतान के लिए स्कूल द्वारा उपयोग की गई कुल राशि क्या है, ये हमें पता करना है। नीचे वाली लाइन में लिखा है द एंटायर फंड, फाउंड लिख रखा, टाइपिस्ट भी हरामखोर हो गए, ये फंड है, एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख। कहता है स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से जो पैसा मिला वो 10 लाख रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखो, स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से इतना इतना पैसा मिला है, आप कहेंगे जी हाँ सर इतना पैसा स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से मिला है, और ये जो पैसा है किसके इक्वल है, 10 लाख के। अगर हम इसका परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कितना परसेंट होगा बाबू, 50% या 100%, 100%। तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को। आपने कहा जी बिल्कुल सही। किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी तरीके की कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब सवाल में कह रहा है कि भाई अब ये बताओ कि स्कूल ने पेमेंट के लिए जो फंड यूज किया वो कितना है। तो मेरे बच्चे पेमेंट के लिए जो स्कूल ने फंड यूज किया है वो लिखा हुआ 11%, यानी जो भी उसे पैसा मिला है उसमें से 11% पैसा उसने यूज किया, 11% पैसा उसने यूज किया इसके लिए, पेमेंट्स के लिए यूज किया। तो मेरे बच्चों आप ऐसे समझो कि भैया ये टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा है। आप कहेंगे जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है, टोटल खर्चा है। तो टोटल खर्चा देखेंगे तो कितना बैठेगा, 100% बैठेगा, बिल्कुल 100% है। तो हमारे पास पैसा कितना था, 10 लाख रुपए, बचाया हमने कुछ है नहीं, तो 100% की वैल्यू 10 लाख है, तो 1% कितनी। अब मुझसे पूछा पेमेंट कितनी की है, तो भैया 11%, तो 11% की वैल्यू कितनी, दैट इज माई क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 1,10,000 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी पेमेंट के लिए स्कूल से जो मैंने खर्चा किया वो 1,10,000 किया। ये अभी के करंट के पेपर में आए हुए सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, 2 पाई चार्ट डाल के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा और कुछ नहीं, घबराना नहीं। क्लियर है बात। अच्छा सवाल है, करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या करा है, कहता निम्नलिखित पाई चार्ट कक्षा 12 के अनुसार एबीसीडी में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डाटा दिखाता है। कहता है जी 1800 बच्चे अपीयर हुए, 800 बच्चे पास हुए। अब कहता है कि भैया ए और बी में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या के बीच
अंतर कितना, अनुभाग ए और बी में परीक्षा देने वाले, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी। कहता है सेक्शन ए और बी में जिन बच्चों ने जो अपीयर हुए हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना है। इसका यूज ही नहीं करवा रहा, सिंपल इसी पे सवाल बना रहा, दो पाई चार्ट बना के सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए ये टोटल 360 डिग्री होगा आपके यहाँ, तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को, बिल्कुल सही बात है। ए सेक्शन में कितने बच्चे अपीयर हो रखे हैं जी, 42 डिग्री। बी सेक्शन में कितने बच्चे अपीयर हो रखे हैं जी, 50 डिग्री। तो ए और बी में डिफरेंस कितना आ गया सर, 8 डिग्री। तो कह रहा है 8 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी। सोल्व कर देंगे मेरे बच्चे, तो आंसर आ जाएगा 40। आंसर आ जाएगा 40। सोल्व करो। क्या सब बच्चे आंसर निकाल पाए थे 40? वेरी गुड। एक बच्चा एक से ज्यादा कमेंट ना करे प्लीज। सवाल में कह रहा है कि भाई दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से संबंधित डाटा पाई चार्ट और तालिका के रूप में आपके सामने दिखाया गया है। यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 है, तो भैया टोटल पॉपुलेशन ये कितनी हुई, तो आप कहेंगे 100%। टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, 100%। तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3,15,000 को। 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3,15,000 को। आपने कहा जी ओके, क्योंकि टोटल जनसंख्या जो है दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 और यहां देखेंगे तो 100%, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3,15,000 को। बिल्कुल सही। तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमें कह रहा है गोवा और मध्य प्रदेश में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बताओ गोवा और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी कितनी है। तो आप कहेंगे सर गोवा की जो जनसंख्या है, गोवा कहां है, 12% है, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है, 20% है। लेकिन गोवा और मध्य प्रदेश में रेशियो अलग अलग है, तो भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां तक की बात आ गई समझ में? आपने कहा जी आ गई। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं आगे। आइए मेरे भाई, थोड़ी सी जगह मुझको भी तो चाहिए काम करने के लिए। आइए अब समझते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई गोवा में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1% की वैल्यू आ गई 3150। 1% की वैल्यू 3150। तो गोवा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3150 गुना 12, क्योंकि 1% की वैल्यू 3150 है, तो गोवा की पॉपुलेशन है 12%, तो 12% की वैल्यू इतनी होगी। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, एमपी की, तो एमपी की पॉपुलेशन कितनी, 20%। तो 1% इतना, तो 20% की वैल्यू कितना, 3150 का 20%, यानी तो 20% की वैल्यू इतनी। हाँ जी, 1% की वैल्यू 3150, तो 20% की 20 गुना। अब कह रहा है इनमें हमें क्या बताने, पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे बताने, लिटरेट। तो आ जाइए मेरे बच्चे एमपी में। अगर एमपी में देखोगे तो लिटरेट 1 है, तो इलिटरेट 4 है, यानी टोटल पॉपुलेशन 4 और 1 5 है, तो उसमें लिटरेट कितने हैं, 1। यानी मध्य प्रदेश में 1/5 भाग लिटरेट है। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 3 तो पढ़े लिखे हैं और 2 हैं अनपढ़। तो भैया पढ़े लिखे कितने हैं, 3। किस पे, टोटल 5 पे। तो 5 पे 3 पढ़े लिखे, टोटल 5 पे 3 पढ़े लिखे हैं गोवा में। एक बार यहां पूछो इलिटरेट बताना। अच्छा इलिटरेट बताना, सॉरी इलिटरेट बता दिया। तो भैया एमपी में 1 पढ़ा लिखा है, 4 अनपढ़ है, तो 4 बताना था, तो 4/5 होगा ये, माफ करना। और भैया गोवा में 3 पढ़े लिखे 2 अनपढ़, तो अनपढ़ बताने थे, तो 2/5 होंगे, 2/5 होंगे, माफी। कहता है इनकी कुल जनसंख्या कितनी है, यानी इनका टोटल पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान देना, टोटल, माफ करिए। अब टोटल को कैसे सेटल डाउन करें, आइए। आप इस बात से तो बखूबी समझते ही हैं कि 5 कट जाएगा, उसका हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5 से दोनों ही जगह सेम कट जाना है। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? या यूं सोच लीजिए, या 5 से काट ही देते हैं, 5 छिंग 30 ना 0, 5 3 15 है, 5 छिंग 30 गलत कर दिया मैंने, 5 छिंग 30, 5 3 15 है ना, और 0। यहां पे भी 5 से काटेंगे 630। अब मेरे बच्चों एक बात आपने ध्यान देनी है, डिजिटल सम करते ट्राई करते हो क्या, लेकिन डिजिटल सम में नुकसान एक ही है कि 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे तो बसड़ हो जाएगी। वरना आसान डिजिटल सम क्यों है, क्योंकि 6 और 3 का जोड़ 9, 9 का डिजिटल सम आ गया 0, 0 से गुना करेंगे डिजिटल सम 0, 0। तो जिस भी आंसर का डिजिटल सम 0 होगा वो मेरा आंसर। लेकिन ऑप्शन में शैतानी करेगा, 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है, ये तो ऑप्शन नहीं है। 8 और 1 9 9, इसका डिजिटल सम 0 है। 8 7 15 9, इसका डिजिटल सम 0 नहीं है। 5 5 10 तेरी ऐसी कम तैसी, 5 5 10 और 18, इसका डिजिटल सम 0 है। तो मेरे बच्चे मेरे पास बी और डी ऑप्शन आ गए। अगर हम कैलकुलेशन करें तो बी और डी में फंस जा रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है उस बात पे विचार करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। आइए भैया, अब अगर मैं पूरे में से 630 कॉमन ले लूं, आपने कहा जी ले लीजिए, तो 20 बचा है, 20 चौक 80 बचा, 80 और 24 को जोड़ेंगे तो 104 है। अब समझ में आ गया क्या, 630 को अगर 100 से भी गुना करते तो आंसर 63,000 है। ये 4 ज्यादा, मतलब आंसर 63,000 के पास वाला गुना, ये पास में है, तो ऑप्शन डी पास में। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर डी होगा। क्लियर है जी? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब आ गया था। मेरे दोस्त कह रहा स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, कहता है स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो डोनेशन फंड से दी जाएगी। कहता है जो डोनेशन है इसी में से स्कॉलरशिप पे होगी। बढ़िया बात है।
स्कॉलरशिप हैज टू बी आउट, यहां से ध्यान से पढ़िए, स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड। कहता है यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान की नीति से किया जाना है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड, व्हाट इज द डोनेशन फंड यूज्ड पर्पज। तो बताओ कि डोनेशन जो है उसका कितना भाग तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली दान निधि का प्रतिशत क्या है। कहता है भैया डोनेशन में जो पैसा आया और स्कॉलरशिप में जो पैसा खर्च हुआ, वो स्कॉलरशिप में जो पैसा खर्च हुआ और डोनेशन में आए पैसे का कितना प्रतिशत, ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब करिए। आप पहली बात ही कहेंगे, देखो सर स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला फंड, पूरा फंड 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है जी, अगर 10 लाख रुपए के बराबर है तो सवाल को समझाते हैं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मिटाते हैं कि काम करने के लिए जगह चाहिए। ये क्या आ गया, आइए मेरे दोस्त, अब कह रहा है टोटल जो पैसा है वो 10 लाख रुपए। तो यहां मेरे टोटल पैसा कितना हुआ, 100%। 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को। तो बाबू डोनेशन में कितना खर्चा किया, 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3,50,000। मेरे प्यारे बच्चों डोनेशन में जो खर्चा बैठाया तुमने, या डोनेशन जो तुमको मिली वो मिली है 3,50,000 की। हाँ जी, अब कह रहा है कि भैया पूरा 10 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिया किस चीज के ऊपर, स्कूल में, ऐसे इन चीजों के ऊपर। तो 10, ये टोटल 100% है, तो 10 लाख का जो खर्चा किया है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, 10 लाख का खर्चा किया स्कूल में, तो ये सारा खर्चा 100%, तो 100% खर्चा रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को। तो भैया स्कॉलरशिप पे कितना खर्चा हुआ, 26%, तो 26% की वैल्यू कितनी होना चाहिए। आपका जी बिल्कुल सही बात है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,60,000, 2,60,000। हाँ जी, अब कह रहा है जिसकी परसेंटेज वैल्यू है, देखो भाई 3 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कटा, कट रहा नहीं है ये, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं कट रहा। 26/35 बताना कितना परसेंटेज होगा, ये मेरा सोचिए जरा। आइए मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात समझिए, अब हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करिए। हमें पता करना 26/35 कितना परसेंट है, 26/35 कितना परसेंट है। देखिए एक तो बेसिक की तरीका मैं इसे काटूं, 5 7 35 और 5 से काटूं 20। हाँ जी, फिर 20 को 26 से गुना करूं, 26 दूनी 52, 520 आया, और भाग दूं तो 7 7 49, बचा कितना भाई 3, 7 चौक 28, बचा कितना 2 14, 73 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर पहुंचेगा। 74 पॉइंट समथिंग में मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हाँ जी, 74.29 मेरा सही आंसर है। दूसरा है कि मैं यहाँ कुछ जुगाड़ लगाऊं अपनी कैलकुलेशन का, सवाल को करने की कोशिश करूं। आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो ठीक है कहानी से 26/35 ही चाहिए हमें, हमें तो 26/35 से ही मतलब था, गुना 100, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। हाँ जी मेरे बच्चों, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मोटी बात करो, लंबी बात नहीं करो। मैं 25/35 लिख दूँ, जमा 1/35 लिख दूँ, गुना तो नहीं कर रहा हूँ मैं मन में, सर गुना तो नहीं हो रहा क्योंकि 25 बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। सर 5 5 25, 5 7 35, 5/7 खूब रगड़वाया, 1/7, 14 2/7% होता है, और 5/7 मैंने अलग से टेबल में लिखवाया था, इसका मतलब होता है 71 सही 3/7%, यानी लगभग 71.4%। बिल्कुल ठीक है। 1/35 आप ये भी जानते हैं कि 1/30 जो होता है वो होता है 3 सही 1/35 से लगभग 3 और, यानी मेरा जो आंसर आएगा 71 और 3 74.4 के आसपास है, इससे थोड़ा ही कम रहेगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू लिखी। तो मैं ऐसे तोड़ूंगा सवाल को। दूसरी चीज, बच्चे जब सवाल कहा था, मैं दो चीजें पढ़ते पढ़ते एक पहली चीज जो फोकस करनी थी वो ये कि मुझसे सवाल क्या पूछा गया। तो सवाल मुझसे पूछा गया देन व्हाट, बड़े ध्यान से सुना, कोई जल्दबाजी नहीं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली दान निधि का प्रतिशत। मेरे बेटे अब आप विश्वास करो, ये चीज तो आपको गहराई से बताई हुई है कि जब भी आपको सवाल परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, ऐसी सिचुएशन में रियल नंबर लेने की जरूरत कतई भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन में हमें रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं, हमें रियल नंबर तभी लेना है जब हमसे कोई रियल वैल्यू पूछे। यहां हमसे पूछा होता मात्र कंपैरिजन, तो हमें कंपैरिजन में कंपैरेटिव वैल्यू ही लेनी थी। तो मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर कर रहा होता तो मैं इस समय 10 लाख की वैल्यू नहीं करता, क्योंकि मुझे परसेंटेज जानना था। तो मैंने ये मान लेना था भाई स्कूल को 100 रुपए मिले फंड, और उसी 100 रुपए को यूज करना है, बस सिंपल सी बात है। तो 100 फंड मिला, उसमें डोनेशन 35 रुपए की डोनेशन, और भैया उसी 100 रुपए में स्कॉलरशिप पे 26% खर्च हुआ, तो 26 रुपए खर्च किया, तो कह रहा है जी कितना परसेंट है, बस आंसर 1 सेकंड यहाँ पे थी मेरे दोस्तों, और कुछ है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में? वही परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट यूज करना, और कहीं आप कहीं से पहले आपने क्यों नहीं लगाया? इससे पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ मुझसे एक्चुअल वैल्यू टक्कर करवा रहा था, परसेंटेज में टक्कर नहीं लगा। अगर परसेंटेज में टक्कर लेता तो मैं सीधा ही पॉपुलेशन 100 मान लेता, है ना। इससे पहले भी 1 2 सालों में जो कहानियां गड़बड़ हुई,
वो ये थी कि यहाँ परसेंट, यहाँ वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि बीच का अंतर पूछा था, एक्चुअल डिफरेंस पूछा था। जब भी मुझे कंपैरिजन पूछेगा तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, सवाल को जल्दी से करूंगा। जब तक वो कंपैरिजन के हाथ नहीं लगवाएगा मैं रियल वैल्यू से ही करूंगा। कमेंट करके बताइए मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए, ये सवाल बेहद ही पूछा क्या, इस बात पे चर्चा करते हैं। कहते हैं फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डाटा नंबर ऑफ अपीयर्ड एंड पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 सेक्शन एबीसीडी। कहता है एबीसीडी में जो बच्चे अपीयर हुए वो और जो पास हुए वो। पूछा क्या चाहते हैं, कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। कहता है ई में कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर, बस इतनी बात पूछा। बेहद हल्का सा सवाल है, हल्के तरीके से पूरा। देखिए मेरे बेटे, सेक्शन ई में हमने मान लेना ये 1800 कोई जुट नहीं है, टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमने मान लेना कि 360 ही बच्चे अपीयर हुए होंगे। तो 360 डिग्री, 360 बच्चे, 1 डिग्री एक बच्चा, तो 360 बच्चे अपीयर हुए। ई में कितना डिग्री, तो 1 डिग्री एक बच्चा, तो 58 डिग्री। तो कह रहा भैया ये कितना परसेंटेज है। अब 58/360 हमें निकालना हो। पहले मैं डिटेल बताता हूँ, फिर छोटी मोटी बातें करके बताएंगे आपसे। कह रहा जी आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, काटपीट चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। 0 से तो 0 घटा, बिल्कुल। 2 से काटेंगे 18 आया, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 29, 2 से काटेंगे 9 आया, 5 10, तो 9 5 45, 5 45, 5 2 10 145/9। अब भाग दोगे तो 9 9 1 9 कितना बचा जी 5, 9 6 54, यानी 16 पॉइंट समथिंग आंसर है। अब ऑप्शन में नजर दौड़ा लेते हैं, नजदीक है कि दूर दूर है। बेटा बहुत नजदीक है, 16.1 मेरा आंसर। आगे 16.1 पे क्यों गए, इसलिए कि भाग देने पे एक बचा था, अगर मैं 10 भी लूंगा उससे आगे तो एक ही आएगा, तो 16.1% मेरा आंसर है। हाँ जी, क्या मेरी इससे सहमत है कि नहीं? बस इतनी बात बताइए, बाकी चीजें मारिए गोली। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, मैं अगर पेपर में स्टूडेंट हूं और मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो मैं 100 पे तो चर्चा नहीं करूंगा, मैं 58/360 से लड़ाई लड़ूंगा और इसी पे खेल खेलूंगा। कटा है तो मैं सिंपल करने की नेचुरल कोशिश करूंगा, तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना 29/180। 29/180 कितना परसेंट होगा ये मुझे चाहिए। देखिए दिमाग दौड़ाना होगा, चतुर बनना होगा। एक बात बताना मुझे, मैं 29/30 -1 दिमाग में लिख दूं तो कोई बड़ा गुनाह हो जाएगा? गुनाह तो नहीं हो जाएगा नसरुद्दीन शाह? आप कहेंगे ना गुनाह नहीं होगा, आप करो गुनाह हो जाए, ऐसा होगा नहीं। 30 से कम 30, 30 के 180, 1/6, 1/6 होता है 16 से 2/3%, यानी 16.66% है। यानी ये तय हुआ मेरे दोस्त कि आपका उत्तर हर हाल में 16.66 से छुटाएगा, क्योंकि इसे भी 1/180 की भी तो कुछ वैल्यू होगी, तो घटाओगे तो हर हाल में आपका उत्तर 16.66% नीचे ही जाएगा। इसमें लिखित उत्तर दे सकते हैं, गारंटेड आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आपको जी ऐसा है तो फिर तो सर 16.66 से कौन सा छोटा, ये है नहीं, ये है नहीं, ये 16.6 से छोटा है नहीं, बड़ा है सर, तो बचा क्या ऑप्शन सी। हमें डिटेल नहीं करना होगा, दिमाग की खिड़की खोलनी, बार 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 प्रैक्टिस करते थे। परसेंट भूलना नहीं है, प्रैक्टिस क्लासेस कराई उसको भूलना नहीं है। करिए मेरे भी। आइए मेरे दोस्त, अब सवाल में कह रहा है कि क्वेश्चन यही है, डायरेक्शन मतलब यही है, लेकिन इसके अंदर 5 सवाल आपसे पूछेगा, 1 2 3 4 और 5 5 पूछेगा। देखिए क्या ये रेट था पहले, एक पाई चार्ट देता था और उससे 5 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब अगर इस ट्रेंड की मैं बात करूं तो ये ट्रेंड पूछा जाएगा सीडीएस जैसे एग्जाम में, जहां एक पाई चार्ट पे 5 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कम से कम 2.5 मिनट चाहिए, 2.5 से 3 मिनट चाहिए, और वो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन में 1 मिनट। तो ये अभी जो एग्जाम है एसएससी वाला एग्जाम, उसके लेवल की बात नहीं है, ये बात हो रही है इसकी मेरे प्यारे बच्चों सीएस एग्जाम की, है ना, जहां समय ज्यादा मिलता है। आइए पढ़िए। आइए दोस्त, सवाल बेहद आसान है। कह रहा भाई टोटल 4500 बच्चे, सवाल में पूछा है तो भैया 100% 4500, तो 1% की वैल्यू बच्चे 45, तो आईटी कहां है, आईटी रहा, तो 21% बच्चे हैं, यानी 45 गुना 21, आईटी में कुल मिला के इतने बच्चे हैं। अब क्या आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या क्या है, तो आईटी विभाग ये रहा, तो आईटी में मेल 1 है तो फीमेल 2 है, तो टोटल पॉपुलेशन 2, 3 में 2 भाग है, तो 2/3, 3 7 21। अब भी अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आप ये समझना कि भाई 45 के अंदर क्या मौजूद है, सर 45 के अंदर 9 मौजूद है,
5 मौजूद है, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाएगा। 5 से तो सारे भाग जा रहे हैं, 9 से लिखते हैं। 6 3 9 जा रहा है, 6 1 7 नहीं जा रहा, 6 2 8 नहीं जा रहा, 6 4 10 नहीं जा रहा। भाई अंकों का जोड़ 9 से भाग जाता है ना 9 में, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। आइए, कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत महिला विद्यार्थी विपणन विभाग में अध्ययन कर रही है। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ रही हैं। तो मेरे बच्चे आपको 4500 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, कहा है कि हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो बेटे वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव डाटा ओनली। तो मैं यहां दिमाग ये दौड़ाऊंगा कि भाई टोटल बच्चे 16 मान लेता हूं, और मार्केटिंग में कितने बच्चे हैं, मार्केटिंग में 16 बच्चे, तो 16 बच्चे हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे। तो कहता है मार्केटिंग में जो बच्चे हैं, ओह स्टार्टिंग इन मार्केटिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 16। कह रहा है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल। तो फीमेल कितने मार्केटिंग में, मार्केटिंग देखो कहां मार्केटिंग है, मार्केटिंग में 7 मेल है, तो फीमेल कितनी 5, तो 7 और 5 12, यानी 5/12, यानी इतनी लड़कियां या इतनी औरतें मार्केटिंग में मेरे बच्चे काम कर रही हैं। ठीक है जी। तो क्या परसेंटेज बताओ किस पे, कुल विद्यार्थियों पे। तो टोटल विद्यार्थी आपने ले लिए 100, तो 100 पे इसका परसेंटेज बताओ। तो देखो 4 3 12 हो गया, 4 4 16 हो गया, 4 5 20 हो गया, 20 5 100 हो गया, 5 15 1/15 आ गया, 1/15 जो होता है मेरे पे होता है सही 2/3%, यानी 6.66666%। भाई मेरे दोस्त, कह रहा बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड में व्यापार में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। तो भैया यहाँ तो 35 लेना होगा, तो 100% 45 होते 1% की वैल्यू मेरे बच्चों 45 कट गया। अब कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, कहां भी इंटरनेशनल ट्रेड 18% है, और बैंकिंग, बैंकिंग में कितने भाई 12%, 12 और 18 कितना हो गया 30, तो 30% की वैल्यू कितनी, 45 गुना 30, 135 जीरो यानी 1350। समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चे, कमेंट करते रहिए। कहता वन विभाग में कार्यरत महिला विद्यार्थी इसी विभाग में कार्यरत पुरुष विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। कहता वित्त विभाग में ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन सेम डिपार्टमेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन सेम डिपार्टमेंट। देखो ये तो दूसरा सवाल है। सवाल में कहा क्या बेटा, क्या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन सेम डिपार्टमेंट में। तो मेरे बच्चे मेल कितने हैं फाइनेंस में मेल कितने हैं सर 5, और फीमेल कितनी है 4। तो क्या फीमेल एम्प्लॉई मेल का कितना परसेंट है, 4/5 हो जाएगा 80%। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे 80%। कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ा नहीं है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, करिए। आइए मेरे दोस्त, हम पहले बैंकिंग में सोचते हैं। बैंकिंग में सोचते हैं, बैंकिंग में फीमेल देखोगे तो 10/27, और बैंकिंग टोटली लोग 12% है। तो बैंकिंग में एक तो वैसी पॉपुलेशन बहुत कम है, उसमें महिलाओं की संख्या कम है, रेशियो के हिसाब से पटा मारो। अगला एमएस में लाते हैं। एमएस में अगर आप गए तो भैया एमएस कहां है, एमएस में 22% है, एमएस में 22%, ये ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 100 लेते हैं तो एमएस में कितने में 22 लोग हुए, तो 22 लोग हुए, तो 22 में महिलाएं कितनी हुई भाई एमएस में 3/5, 3/5 ये महिलाएं। हाँ जी, तो सोल्व करोगे 22 66/5, तो 12 5 60, 13 5 65, 13.2 फीमेल हुई है किसमें, एमएस में। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है तो काटा ही मार दूंगा, क्योंकि महिलाएं बहुत कम है इसमें, 1/6। अब बच्चा आईटी, आईटी की बात करें तो आईटी में कितने लोग हैं भाई, टोटल 21%, यानी 21 लोग हैं, और आईटी में महिलाएं कितनी हैं 2/3, 2/3, 3 7 21, 7 दूनी 14। तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आईटी में, सबसे ज्यादा जो महिलाएं मेरे बच्चों इसमें है आईटी में, आईटी आईटी आईटी, सबसे ज्यादा जो महिला है मेरे बच्चे वो आईटी में। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से ठीक है। ये मेरे भाइयों आपका होमवर्क है, बाकी आप करके ना कल हम चार्ट खत्म करके दूसरा पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे बच्चों, जिस भी भाई को, मेरे प्यारे बच्चों देखिए जिसको भी ये समझ नहीं आया वो सबसे पहला काम क्या करे, आपको ये पता करना है कि सबसे ज्यादा बच्चे किसमें। तो आप टोटल बच्चे क्या करो 100 मान लो, टोटल 100 बच्चे मान लो, ठीक है, जिसको भी पहले नहीं पड़ा। अगर 100 बच्चे मानते हैं और बैंकिंग की बात हो रही, तो बैंकिंग में कितने बच्चे हैं सर 12%, तो यानी 12 बच्चे हैं बैंकिंग में। तो 12 में महिलाएं कितनी है 10/27, निकाल के देखो 10/27 कितना बना। दूसरा अगला है आईटी, आईटी में टोटल बच्चे कितने 21, और आईटी में महिलाएं कितनी भाई, आईटी में है 2 3, 3 में 2 भाग, यानी 2 महिलाएं। उससे अगला है एमएस, एमएस में टोटल बच्चे कितने हैं जी, एमएस में टोटल बच्चे हैं 22, और इस 22 के अंदर एमएस में महिलाएं कितनी 2 और 3 5, 5/6 ना, सॉरी माफ करिए 3/5, 3/5। और तीसरा है मेरे बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड। अब आप ये देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में कितने लोग हैं,
18% यानी 18 लोग हैं। और इसमें महिलाएं कितनी इंटरनेशनल ट्रेड में मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है 1/6। आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किसमें कितने बच्चे हैं, और वहां से आप कहानी को समझ पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 का अध्ययन करके निम्नलिखित का उत्तर। व्हाट इज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ फीमेल है। तो देखिए मेरे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है 4600। 4600 में अकाउंट डिपार्टमेंट में 8% काम कर रहे हैं। कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं? 8%। अब ये मैं समझा ही चुका हूं कि भैया परसेंटेज से तो आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज रेशो फ्रैक्शन ना पूछे तो इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब एम्प्लॉइयों की संख्या 4600, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 8% पॉपुलेशन है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इतनी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछा। वो कह रहा है कि बताओ अकाउंट डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में मेल 3 है तो फीमेल 1 है, तो टोटल पॉपुलेशन 4 है, तो फीमेल हो गई 1/4, तो महिलाएं भी मेरे पेरेंट 1/4। आपने कहा सर बात सही है। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, 4 दूनी 8, 40 दूनी 92, 5 आगे 5, यानी 92 महिलाएं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही है। आइए दोस्त टेक योर टाइम। कहता है एचआर और आईटी विभाग में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई आईटी में काम कर रहे हैं 26% और एचआर में काम कर रहे हैं 11%। यही है बेटे बेटा। तो 6 1 7 2 1 3, तो 37% एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 37% एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 40 मेरे बच्चे 37% निकालोगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर। तो सबसे पहली चीज साथ में जो भी आंसर होगा उसका आगे डिजिट तो होना चाहिए। आप कहें सर ये तो आंसर नहीं है, ये है या ये है या ये। अब मेरे बच्चों में देखना कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो मेरे बच्चे डिजिटल सम एक सुंदर माध्यम है। क्या किया जाए डिजिटल सम के लिए? 4 और 6 का डिजिटल सम 10 1 है, 7 3 10 1 है, 1 1 1 है, जिसका डिजिटल सम में आंसर। तो देखो 6 2 8 1 9, 5 चाहिए आंसर नहीं है। 8 और 1 9, 8 और 2 10, 1 चाहिए आंसर हो सकता है। 7 और 2 9 1। अब भी आप फंस के बैठ गए, यानी मेरे बच्चे सी और डी ऑप्शन दोनों ही ऐसे जिनका डिजिटल सम सेम आ गया। अब देखिए यूनिट डिजिट से भी आप फंस गए, डिजिटल सम से भी आप फंस गए। अब क्या किया जाए? कुछ भी नहीं भाई, अब तो गुना ही करना है, और तो क्या ही कर लोगे तुम है। तो गुना किया जाए, गुना कैसे करो? 46 के 46 से, या तो कैलकुलेशन मैंने सिखाई है, नहीं तो आप 40 को 30 से करोगे तो 0 3 18, 3 चौक 12 और 1380। फिर 7 से करेंगे 7 6 42 और 7 चौक 42, 7 चौक 28 और 4 32, बस यहीं से प्ले पड़ जाएगा। 8 2 10, आखिरी 2 0 2 होंगे, तो यानी ऑप्शन डी से सी कर। हाँ जी मेरे बच्चे, हमारी समझ पे डिपेंड करेगा हम सवाल को कैसे टैकल करना चाहिए। आइए, कहता सभी विभागों में कार्यरत कुल पुरुष व कुल महिला कर्मचारियों की संख्या को क्रम से अनुपात बताता है। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है। सभी विभागों में कार्यरत कुल पुरुष और कुल महिलाओं कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बड़ा सवाल करिए। देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, सर 100% के इक्वल में क्यों नहीं रख रहे? रख रहे ना, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो भैया 26% की वैल्यू कितनी इतनी, या मैं सीधा 40 का 26% एक बात बेटे ऐसे बताता हूँ। हमें कह रहा था कि जब भी मुझे किसी सवाल में रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो वहाँ रियल नंबर की जरूरत नहीं, यानी वहाँ मुझे ये बात लेने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। मुझे ये मान लेना टोटल एम्प्लॉय 100 है। अब मेरे बच्चे अगर टोटल एम्प्लॉय 100 है और मैं एचआर से शुरुआत कर रहा हूँ, तो एचआर में कितने एम्प्लॉय हैं? 11। 11 में एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, यानी 11/2 है, और फीमेल भी 11/2। आपने कहा जी ठीक है। अकाउंट्स में मेरे बच्चे 8 लोग हैं, 8 को 3 1 में बांटेंगे, तो 3 1 में बांटेंगे, 3 और 1 4, 4 समझ रहे हो? 8 है ना भाई, हमने टोटल पॉपुलेशन 100 मानी, तो अकाउंट्स में कितने लोग हैं? 8। अब 8 को अगर हम 3 1 में बांटेंगे तो 3 और 1 4, 4 दुनिया, तो मेल आ जाएंगे 6 और फीमेल आ जाएंगी, तो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितने लोग हैं जी? 15 लोग हैं। अगर प्रोडक्शन में मेरे बच्चे 15 लोग हैं तो 15 को 3 में बांटेंगे तो 3 और 2 5, 5 3 15। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 5 3 15, तो 3 9, 9 हो गए मेल और 3 दूनी 6 हो गई फीमेल। अब आते हैं जी आईटी। आईटी में कितने लोग हैं जी? 26। 26 में एक मेल और 3 फीमेल, तो 26 को 1:3 में बांटेंगे तो 26 का 1/4, 26 का 1/4 तो होगा मेल, और भैया 26 का 3/4 होगा फीमेल। क्या आप इस बात से सहमत है? अब आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में कहता है 22%, यानी 22 लोग हैं, तो 22 को बांटोगे तो आएगा 11 + 11। ठीक है जी। अब आते हैं जी सेल्स में। सेल्स में 18% है, तो 5 और 1 में बांटेंगे तो 5 और 1 6, 6 3 18, तो 3 5 15, यानी 15 मेल हो गए मेरे बच्चे और 3 हो गए फीमेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन कैलकुलेटिव। अब यहां आपको इनका रेशियो निकालना है। कैसे रेशियो निकलेगा समझिए। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात देखिएगा। सबसे पहले 15 और 6 आप कहेंगे 21, 21 और 9, 21 और 9 से 40, और 21 और 9 30, 30 और 11 41, 41 तो आ गया। यहाँ 2 या 13/2,
तो 13 और कितना हो गया सर 24, 24/2 यानी 12, 41 जमा 12 आया, 12 आया। तो जिस ऑप्शन में पहला 53 वो मेरा आंसर है, तो पहला 53 केवल ए में है, वो मेरा आंसर। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन बैठाएंगे तो देखो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 11 22, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, 2 दूनी 4, 2 13 26, 13 थी 39, 39 और 11 कितना हो गया 50 का आधा करोगे 25, तो 22 और 25 का जोड़ कितना हो 47, ये मेरा आंसर होगा। भाई आपको एक ही तो समस्या आ सकती है मेरे बच्चे कि भाई 11/2 इसको कैसे, तो ये 11/2, ये 26 गुना 3/4, तो 4 को 2 दूनी 4, 2 13 26, तो ये हो गया 13 थी 29 और ये हो गया 11, 39 11 जोड़ मेरे बच्चे कितना बचा 50, 50 को 2 से भाग दोगे, एलसीएम तो 2 है तो आ जाएगा 25, तो सीधा रेशियो आ गया 53:47। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हाँ सर ये सवाल बड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये एसएससी के क्वेश्चन नहीं है। आइए, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना कि पेपर में कई बार ऐसा करेगा कि पूरा सब जैसे 5 टुकड़े ना देके एक ही टुकड़ा दे देगा, और जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 में से 20 सवाल बिल्कुल दे देगा और 10 सवाल कैलकुलेटिव दे देगा, तो वो टाइम कहीं ना कहीं मैनेज करा लेगा। आइए मेरे दोस्त, कहता है सेल्स विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या इस संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना % है। देखिए यार, ये सवाल कोई मतलब बेहद ही फुद्दू सवालों में से। कहता है सेल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत महिलाओं की संख्या, तो ये है सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें टोटल एम्प्लॉय 5 और 1 6 बने, आप कहेंगे जी हाँ, टोटल एम्प्लॉय कितने बने 6, तो सेल्स विभाग में महिलाओं की संख्या इस संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना % है। अच्छा चाहिए टोटल पूछिए, सॉरी कुल कर्मचारियों का, तो देखो मेरे भाई परसेंटेज चाहिए, तो 46 की हमको कोई जरूरत नहीं, हमने मान लेना टोटल 100 एम्प्लॉय। अब सेल्स विभाग निकालो, सेल्स विभाग कहाँ है, तो सेल्स में कितने लोग हैं 18, अगर 18 लोग हैं तो 18 में महिलाएं कितनी है सेल्स डिपार्टमेंट में 1/5 यानी 1/6 माफ करिए, इतनी महिलाएं, और टोटल लोग कितने भैया 100, तो उसने यही पूछा कि भाई कुल कर्मचारियों पे सेल्स डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी, तो 18, 100 की चीज क्या कहलाती है परसेंटेज, ये 3% महिलाएं। आइए करिए मेरे बच्चे, कहता है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन और मार्केटिंग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या की अगर बात करें तो कहता है उसका अनुपात क्या है। मेरे बच्चे सबसे पहले बताइए, टोटल एम्प्लॉय 100 मान, क्योंकि परसेंटेज पूछा, तो प्रोडक्शन कहाँ गया, प्रोडक्शन में कितने एम्प्लॉय हैं 15, 15 में मेल कितने 3 और 2 5, 15 गुना में 3/5, बिल्कुल सही है। अब आइए किस पे, मार्केटिंग, मार्केटिंग कहाँ गया, मार्केटिंग में कितने लोग हैं 22, 22 में मेल कितने हैं 1, 1:1 यानी 1/2, 2 से काटा 11, 5 3 15 3 3 9:11, 9:11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट योर राइट आंसर। जी करिए मेरे भाई, आइए मेरे दोस्त देखिए ध्यान से, सवाल को समझे, सवाल में क्या है, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक करें, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। कहता है सीधे और पदोन्नति द्वारा बने सहायकों की संख्या की अंतर ज्ञात कर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड प्रमोटेड। देखिए जी, असिस्टेंट ही, असिस्टेंट कह रहा है 40% तो डायरेक्ट प्रमोट हुए, मतलब डायरेक्ट हुए, और 60% प्रमोट हुए, ठीक है। अब कह रहा है कि उनकी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ असिस्टेंट कहाँ है, असिस्टेंट ये कितने % है जी 15%, वैल्यू क्या पूछी हुई, एक्चुअल पूछी, भैया 7000 एम्प्लॉई है, बिल्कुल ठीक है सर, 7000 में असिस्टेंट कितने 15%, बिल्कुल ठीक है। इन 15% में सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड प्रमोट असिस्टेंट। डायरेक्ट 40% लोग अपॉइंट हुए मेरे बच्चे और प्रमोट हुए हैं 60, तो 40 और 60 का डिफरेंस कितना है 20%, तो कह रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस बताओ, तो वो हुआ 20%। अब मेरे को नमटानी और तो बचानी है, देखो 15 दूनी 30, 30 आते 210, तो मेरे भाई आंसर आएगा 210 एम्प्लॉई हैं जिन जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो डायरेक्ट और प्रमोट हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस है। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा था प्रमोटेड क्लर्क 1 इज व्हाट % ऑफ डायरेक्ट क्लर्क, तो भैया प्रमोटेड क्लर्क जो है वो कितने हैं 90%, और डायरेक्ट प्रमोटेड है 10%, डायरेक्ट है 90%, तो कह रहा है जो प्रमोटेड है वो डायरेक्ट का कितना % है। तो मेरे प्यारे बच्चे 1/9 यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्या होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करें जी, कहता हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर सुपरवाइजर, कहता सुपरवाइजर कितने लोग हैं,
हाउ मेनी एम्प्लॉई आर सुपरवाइजर, तो देखो यार सुपरवाइजर हैं कितने, 17%, तो 7,000 का 17% निकालना है। दैट इज योर आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी जो भी आंसर होगा उसमें आखिर में 1 जीरो आएगी, ठीक है। 17 सात 119, तो 1190 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। हाँ जी, आइए जी, सवाल में ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एम्प्लॉई आर इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और जो आंसर देना है वो क्लर्क 1 से देना है, क्लर्क 2 से देना है, सुपरवाइजर से देना है, और एआई से देना है। ठीक है जी, एआई माने असिस्टेंट होगा ना, एआई भाई होगा, वो तो क्या ही एआई में लिख रहा होगा, एआई होगा। ठीक है जी, इनमें बताना हमें कौन सा दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, कुछ पूछ रहा है विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय आर इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है। तो C1 की बात करें तो कितने अपॉइंट हुए हैं, 19, तो टोटल एम्प्लॉइज है तो 19 हुए डायरेक्ट अपॉइंट, बिल्कुल। अब इस 19 का क्लर्क 1 में डायरेक्ट कितने अपॉइंट हो रखे हैं, 90%, तो 19 का 90%, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझे। अगला क्लर्क 2, क्लर्क 2 में कितने एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं, 20%, यानी टोटल एम्प्लॉइज हुए तो 20 अपॉइंट हुए, तो क्लर्क 2 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना है, 30%, यानी इतना। सुपरविजन की बात करें तो 17%, यानी 17 लोग डायरेक्ट अपॉइंट हुए, और इन 17 में सुपरविजन में 50%, मतलब 17 एम्प्लॉई हैं उसमें से 50% डायरेक्ट अपॉइंट हुए, 50% डायरेक्ट अपॉइंट हुए, बहुत बढ़िया। और आखिरी मेरे बच्चे एआई यानी असिस्टेंट ही होगा। तो अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट कहां, ये रहा असिस्टेंट, 15 लोग अपॉइंट हुए हैं, और 15 में डायरेक्ट कितने, 40%, 15 में डायरेक्ट है 40%। अब कह रहा है जी ये बता दो इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा, इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल का उत्तर है। तो बटे वाली वैल्यू तो आप देख ही रहे होंगे कि सब में ही हटा देंगे, आप कहेंगे जी हाँ बटे वाली वैल्यू तो हटा ही दीजिए, क्योंकि 100 सब में और हमें रेशियो निकालना था इनके, हम यही तो बताने इनमें बड़ी कौन सी, तो 100 तो सब में फर्क ही नहीं पड़ना। अब देखना कौन सी मल्टीप्लिकेशन बड़ी, देखो 20 गुना 30 600 हुआ, और 17 पंजे कितना हुआ, 85 850, तो ये छोटी हो गई। ये 15 गुना 40 600 हुआ, और ये हो गया 17 गुना 50, तो ये भी छोटा हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, समझो 20 को 990 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1800, और यहां मेरे बच्चे कितना आ रहा है, 850, तो कौन सा बड़ा हुआ, C1, यानी क्लर्क 1 में एम्प्लॉइयों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा क्लर्क 1 में। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा डाटा लिखना है या देखना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये अगला सवाल आइए, आइए मेरे दोस्त ध्यान से सोचिए। कहता है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो टू द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज। कहता है कॉल सेंटर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल के बीच का रेशियो बताइए। आप कहेंगे जी बेहद ही आसान है, कॉल सेंटर कहाँ ही रहा, तो इसमें फीमेल कितना है, 45, हाँ जी, तो पहले मेल लिखना था फिर फीमेल, तो 45 अगर परसेंट फीमेल है तो नेचुरल है, बाकी मेल कितना होगा, 55%। तो आप समझ के कितना आसान सवाल दिया, 11:9, कुछ जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे, ऑप्शन है। आइए, कहता है सीए द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन सी इंडस्ट्रीज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑल इंडस्ट्रीज। तो भैया परसेंटेज पूछा है तो टोटल मान लेते हैं 100 लोग। अब 100 में से पूछ रहा है सीए में, तो सीए में कह रहा है क्या महिलाएं कितनी है, 20%, तो सीए कहां है भैया, ये तो सीए में लोग हुए 18, तो 18 का 20% महिलाएं, 18 का 20%, 20% की फ्रैक्शन सबको जानता है, ये 1/5, तो 18 का 1/5 महिलाएं हैं भाई। तो कह रहा है ये जो महिलाएं हैं ये टोटल जनसंख्या, टोटल मान ली 100, 100 पे कितना परसेंटेज है, तो कैलकुलेट करेंगे 18/5, 18/5 आएगा, 5 3 15, 5 3 3.60%। मेरे भाई हमें एक्चुअल वैल्यू तभी चाहिए जब ऑप्शन में ना सवाल में पूछा एक्चुअल हो, जब तक पूछा ना हो एक्चुअल तब तक जुड़ती नहीं। करिए, देखिए मेरे दोस्तों सवाल में पूछा फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्रीज एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। आईटी और बैंकिंग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या का अंतर ज्ञात करो। पुरुषों की संख्या का अंतर बताना है, तो मेरे बच्चे बताओ आईटी कहां है, ये रहा, कितने परसेंट है, 12%, तो टोटल लोग कितने हैं, 40,250, 40,250, इसमें से 12% लोग काम करते हैं आईटी में। और कह रहा है इसमें पुरुष बताओ, तो आईटी में अगर महिलाएं 20% है तो पुरुष कितने होंगे, 80% है, आपने कहा जी हाँ, तो आईटी में पुरुष इतने मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा है कहता है बैंकिंग, बैंकिंग का है जी, ये रहा, बैंकिंग में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं सर, 14%, तो 42,500 टोटल जनसंख्या थी, इसमें से 14% लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर जी। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे ये कह रहा है कि बैंकिंग में फीमेल है कितनी, 40%, तो मेल कितने हो गए जी, 60%, क्योंकि मेल की बात हो रही थी, तो 60% मेल हो गए, तो बैंकिंग में मेल इतने हो गए, आईटी में मेल इतने हो गए। कह रहा है जिनका डिफरेंस बताइए, डिफरेंस करना बड़े में से छोटा, फिर समझना सवाल जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये देखो फाइंड डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग आईटी इंडस्ट्रीज एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। कहता है बैंक और आईटी में काम करने वाले पुरुष की संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो इनका डिफरेंस मेरे बच्चे मुझे निकालना है। जब डिफरेंस निकालने जाएंगे मेरे बेटे तो एक बात मोटी समझना, जीरो से जीरो कट रही है, जीरो से ये जीरो कट रही है, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये, आपने कहा जी ठीक है, इसमें 42,250 था ना, यहाँ गलती लगा, 42,250, 40,200, बहुत लंबी लेके जाऊंगा, समझने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं।
यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है, आप कहेंगे ना जी कोई दिक्कत नहीं, हम मोटी मोटी बात यहाँ पे अच्छे से समझ सकते। अगर मेरे बच्चे आप मोटी मोटी बात समझ रहे हो और हमें आंसर डालना है, तो आंसर निकाल जाए सवाल का उत्तर है। अब देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका है डिजिटल सम, दूसरा तरीका है कि हम इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लें। डिजिटल सम भी बाद में करना, पहले सा नजदीक होते हैं, 4025 कॉमन ले लेते हैं, बट्टे 100 कॉमन आ जाएगा। हाँ ये कॉमन, तो यहाँ 84 बारह कितना है 96, जबकि 14 कितना है 84, तो मेरे बच्चे 96 में से 84 घटाओगे तो बचेगा कितना 12, तो ये मेरा आंसर होगा। आपके आंसर, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका आंसर होगा। अब डिजिटल सम लगाना बेहद आसान है, या हम थोड़ी सी और कैलकुलेशन भी कर देंगे, तरीका मुझे जैसे गुना भी करना है, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, हाँ जी 3 आएगा, यानी लास्ट ऑप्शन 3 आएगा, और बाद चुका 48 और 2 जीरो था, तो यहाँ 483 मेरे पे मेरा आंसर। हाँ जी, अगर यहाँ डिजिटल सम लगाते तो पहले इसका लगाना होता, फिर इसका लगाना होता, फिर बेटर, थोड़ा कैलकुलेशन में सोल्व करिए आंसर। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से सवाल को समझिए। कहता फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर ऑफ द प्रोडक्ट वन। कहता प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट सेकंड, प्रॉफिट फर्स्ट और सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है। आइए, कॉम्प्लिकेशन लगातार बढ़ाया गया सवाल का, चीजों को अच्छे से उलझाया गया है। देखिए कहता है 1 से 5 तक के क्वेश्चन करना, स्टडी द पाई चार्ट, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे बच्चे टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है 25 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 लाख, 25 लाख में ए बी सी डी ई एफ जी में इतनी कॉस्टिंग आई है। तो कह रहा है ए उसी की बात करें, तो भैया ए में कितनी कॉस्ट आई है, तो आप कहेंगे 15%, तो 25 लाख का 15%, ये कॉस्ट है। दूसरा सी में कॉस्ट कितनी आई है 22%, तो 25 लाख का 22%। अब कह रहा है ये इनकी कॉस्ट है टोटल ए प्रोडक्ट की। अब जो ए प्रोडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पूछ रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर ऑफ द प्रोडक्ट वन। तो प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट की ए और सी की टोटल कॉस्टिंग बतानी है। मुझे जो कंपनी ने कॉस्ट दी है उसमें ए प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 2 पहले वाले की, और सेकंड प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 3। तो यानी इसका टोटल कॉस्ट ए में से 2 बटे कॉस्ट ये पहले वाले प्रोडक्ट की, और सी में जो कॉस्ट आई है उसमें प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट 4 है, प्रोडक्ट सेकंड की कॉस्ट 1 है, यानी प्रोडक्ट 1 की जो कॉस्ट है वो 4 बटे 5 है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक, हमें रेशियो चाहिए, टोटल चाहिए। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, अब अगर ध्यान दोगे 25 चौक 100 या इतना ही रहने दो, 25 को ले लो, 5 आ रहा है, कट तो रहा ही है यार, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। देखो 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 5 3 15, 3 बटे 2 यानी 8 लाख। यहाँ निकालेंगे 25 चौक 100, 4 से 4 कटा, 22 बटे 5, 5 चौक 20, 5 तो जोड़ 5.9, 5.9 लाख मेरी कॉस्टिंग, 5.9 लाख रुपीज मेरे बच्चों मेरी कॉस्टिंग आएगी, 5.9 लाख रुपए मेरे बच्चों मेरी कॉस्टिंग आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन ध्यान दीजिए। कहता कंपनी डी का सेकंड वस्तु का लाभ राशि ज्ञात करें। फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द कंपनी डी टू द आर्टिकल सेकंड। देखिए मेरे बच्चे, आप प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर हम प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे, यानी उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या कंपनी कितना करते हैं, तो भैया टोटल कॉस्ट है 25 लाख रुपए जो सब पे इन्वेस्ट की, 25 लाख रुपए सब इन्वेस्ट की गई है ना, और उसने हजारों में वैल्यू दे रखी, 25 लाख ही लिखता हूं मैं, 25 लाख टोटल कॉस्ट है, उसमें से डी पर कितना इन्वेस्ट हुआ मेरे बच्चों 8%, डी पे 8% खर्चा हुआ, डी पे इन्वेस्टमेंट 8%, बिल्कुल सही है। अब आगे कह रहा है डी पे इन्वेस्टमेंट 8% है, कह रहा है डी पे सेकंड आर्टिकल का, तो मेरे बच्चे डी पे सेकंड आर्टिकल का, सेकंड आर्टिकल सबसे पहले हमें ये देखना है डी पे कॉस्टिंग कितनी है, तो डी पे कॉस्टिंग आई टोटल इतनी, डी आर्टिकल बनाने में इतनी कॉस्ट लगी मेरे पे, डी आर्टिकल बनाने में इतनी कॉस्ट लगी मेरे बच्चे आएगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल में 2 हिस्से हैं, एक फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल, यानी जो डी कंपनी है, समझो डी कंपनी 2 आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, तो डी कंपनी में टोटल कॉस्टिंग इतनी लगी है। अब उसने पूछा सेकंड आर्टिकल की बात करो, तो डी कंपनी में सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, 3 और 5 5 यानी 5 बटे 8, तो सेकंड आर्टिकल की ये आई है कॉस्ट, यानी डी कंपनी में सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट, डी कंपनी में सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट, सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट है ये की कॉस्ट, बहुत सुंदर। अब ये बताइए डी कंपनी में जो सेकंड आर्टिकल है उसका प्रॉफिट कितना है 25%, 25% माने 25 को, आपने कहा जी ओके मामला, मेरे कैलकुलेशन और कुछ है ही नहीं,
देखिए ध्यान से, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, 3 और 1 4 जीरो, 8 से 8 निपटा, 25 25 625, 125 को 5 से करेंगे 31, और 1 जीरो ये जो बची हुई थी 31,250 मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों टफेस्ट है में इस का कि इस पे आओ फिर इस वाले पे फिर आओ, कभी भी ऐसा सबसे मुश्किल सवाल बनना है तो इससे मुश्किल सवाल कभी भी नहीं बन पाएगा। ये सबसे टफेस्ट है। हाँ, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल, चिंता करें। आइए, कह रहा है कंपनी ए और डी का वस्तु ए का लागत मूल्य का क्रमशः अनुपात बताइए। तो मेरे बच्चे जब ये रेशियो पूछा है तो इसकी आप हमें मान लो कि 100 है तो दो कंपनियां, एक कंपनी ए और कंपनी बी। कह क्या रहे हैं सवाल में, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 100 रुपए टोटल खर्चा लगाया, मतलब 100 रुपए चले ए बी सी डी ई एफ जी 4 3 7 7 कंपनियों को में जो कुल मिला के चीजों का उत्पादन हुआ है वो 100 की चीजों का उत्पादन हुआ है। वैसे ए ने उत्पादन किया 15%, तो 100 का 15%, 15 रुपए ई ने उत्पादन किया। और डी ने कितना उत्पादन किया मेरे पे, डी ने उत्पादन किया 8%, यानी 8 रुपए का उत्पादन किया। अब कह रहा है इसमें आर्टिकल फर्स्ट ले, तो भैया ए में आर्टिकल फर्स्ट का कितना प्रोडक्शन है 2/5, 2:3 यानी 2/5। और डी में मेरे आर्टिकल फर्स्ट का कुछ कितना 3, तो 3/8, 3/8। कहता है इनका अनुपात निकाल के बताइए। तो देखिए मेरे बच्चे 5 3 15, 8 से 8, 3 से 3 कटा, 5 से 2 अनुपात। सवाल बेहद ही आसान, चिंता करते भी ना करें। सुमित भाई कह रहा है यूपी पैट में इससे भी ज्यादा हार्ड आते हैं। मेरे भाई इससे ज्यादा हार्ड तो क्या ही आएगा। ये मैंने बैंकिंग की डीआई उठा रखी है, बैंकिंग में आती है सबसे मुश्किल में, तो उसकी भी डीआई उठा ली। कंपनी जी का वस्तु एक और वस्तु दो के लिए कुल लाभ बताए, तो भाई कंपनी निकालते हैं। जी है ये। अब मेरे बच्चों सबसे पहले बताओ 25 लाख का, 25 लाख रुपए टोटल कॉस्टिंग है, पूरी सारा इन सातों कंपनियों में कुल 25 लाख रुपए का सामान बना है। उस 25 लाख रुपए के सामान में जी कंपनी का सामान बना है 12%, यानी इतना सामान जी कंपनी में बना है। अब कहता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द कंपनी जी टू द आर्टिकल 1 तो कहता है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पे कंपनी जी में कितना प्रॉफिट हुआ बताइए। तो आपको दो चीजें समझनी होगी। अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, कंपनी जी का आर्टिकल 1 की कॉस्ट निकालनी होगी और आर्टिकल 2 की कॉस्ट निकालनी होगी, फिर उस कॉस्ट पे परसेंटेज प्रॉफिट उसने दे रखा होगा, हमें अप्लाई करना होगा। हाँ जी, वो हमें मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई करना होगा। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से कि भाई 25 लाख रुपए पे 12% टोटल कॉस्ट आई है कंपनी जी में। अब कंपनी जी में कहां है, यदि इसमें फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट है 2 भाग, यानी हम ये कह सकते हैं कि 25 लाख का 12%, सारा आंसर बनेगा 25 लाख का 12% आई टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। तो इसमें पहला जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है 1:2 तो 1/3, और जो दूसरा आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है 2/3, तो 25 लाख 12% था ना 25 लाख का, 12% माफ करिए, और ये हो गया 2/3। ये आई दोनों की अलग अलग कॉस्टिंग। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। अब मेरे सवाल में खुद ही कह रहा है कि भाई कंपनी जी में फर्स्ट आर्टिकल पे 30% प्रॉफिट है और सेकंड आर्टिकल पे 24% प्रॉफिट है। आपने कहा जी ठीक है, तो क्या इन दोनों प्रॉफिट जो निकाल दो क्या हो, ये मेरा सवाल, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है और कुछ भी नहीं। अब आप चाहो तो 25 लाख को पूरा खोल के लिख लोगे, तो 4 जीरो ये हो गई, 4 जीरो काटोगे 25 लाख में कितनी जीरो आनी मेरे बच्चे, देखो 25 लाख लिखोगे तो 4 जीरो कट जाएगी, बचेगा कितना 150, यहाँ पे कितना बचेगा 250, 4 जीरो। अब आगे की कहानी, अब मेरे भाई 3 से कितना है 10 और यहाँ 3 से काटोगे आएगा 8। अब गुना करना होगा, गुना करते हैं जी। देखो 25 को 12 से गुना करोगे तो आएगा 300 और 10 3000, 30,000 प्रॉफिट तो आया आर्टिकल 1 पे। यहाँ अगर हम बात करें मेरे बच्चे तो ध्यान से देखना, 25 को 12 से गुना करोगे, 250 को 12 से गुना करोगे तो मेरे भाई आएगा 3,000, 3,000 2 से करोगे 6 6 48,000 प्रॉफिट आया मेरे बच्चों इसका। तो जोड़ोगे तो आएगा 78,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों कितना है 78,000। हाँ जी, आप चाहें तो अलग मार के सीधा 25 लाख का 12% निकालना है, 25 लाख का 12% निकालना है, 25 लाख का 12% निकाला भाई, 25 लाख में 12% कॉस्टिंग है कंपनी जी की, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी कितनी 3 लाख, यानी कंपनी जी में 3 लाख रुपए कुल मिला के कॉस्टिंग आई है। और उस 3 लाख रुपए में फर्स्ट कितनी कॉस्टिंग आई, सेकंड पे कितनी कॉस्टिंग आई, फिर उन कॉस्टिंग पे मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो टाइम टेकन पार्ट होता है, लेकिन अच्छे सवाल है, इससे मुश्किल सवाल नहीं आएंगे और इसीलिए मैंने सबसे आखिरी में सवाल डाला। सवाल में कह रहा है कंपनी ए उठा लो सबसे पहले, कुल खर्चा बताना है। तो कंपनी ए में टोटल खर्चा कितना है भाई 15%, तो 25 लाख का, क्योंकि आंसर लाख में 15% ही खर्चा आ रहा है टोटल, यानी इतना खर्चा आया मेरे बच्चे कुल मिला के कंपनी ए में, यानी इतनी कॉस्ट है।
अब कहता है आर्टिकल 1 निकाल दो। तो कंपनी ए में आर्टिकल 1 का कॉस्ट कितना है? 2/5, 2/5, यानी ये आ गया कंपनी ए में आर्टिकल 1 की बात करें। अब कह रहा है कंपनी बी की बात करो। तो कंपनी बी में टोटल कॉस्ट है 11%, तो 25 लाख का 11%, इतनी कॉस्टिंग आई है मेरे बच्चे कंपनी बी में। और कंपनी बी में सेकंड आर्टिकल की बात, कंपनी बी में सेकंड आर्टिकल कितना है? 2, तो 3/5, तो सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। कह रहा है जी इनका टोटल खर्चा बताओ। ध्यान रखना आंसर जो भी आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों किस में आएगा? वो आएगा आपका लाख में। देखो 25 दूनी 50, 50 200, 15 3/2 यानी 1.5, 50 दूनी 100, तो 11/10, 11/10 यानी 1.1 लाख, जोड़ोगे तो 1 और 1 2 लाख। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों अब आपका डीआई का सेशन पूरी तरह खत्म हुआ ना, माफ करिए डीआई का नहीं, डीआई में जो पाई चार्ट है उसका सेक्शन खत्म हुआ। पाई नाम की चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से